Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. How are you? Students, today we will discuss another type of the general anesthetics. इससे पहले हम लोगों ने inhaled anesthetics को discuss किया and today we will discuss the second class of the general anesthetics and they are basically the intravenous anesthetics. As the name indicate that they are intravenous anesthetics, it means that these are those anesthetics which are actually given by the intravenous route. We discussed earlier that general anesthetics, which are generally used for the surgery or different sedation or calming purposes, they can be classified into two. One is inhalational and second one is intravenous anesthetic. So today we will discuss about the intravenous anesthetics. As the name indicate that these are those agents which are administered by the intravenous route. Definitely you can judge that if the agents they are administered via intravenous route, then definitely they will have increased onset of action. आपको पता है बच्चों कि जो भी एजेंट्स इंट्रावेनस रूट से दिए जाते हैं तो वहाँ पर हमेशा ऑनसेट सबसे ज़्यादा होता है. ठीक है, ऐसा ही है अगर आप लोग रिकॉल कर सकें इस चीज़ को. तो इंट्रावेनस एजेंट्स मोस्टली हम यूज़ करते हैं इसी पर्पस के लिए और ये एजेंट्स जो हैं ये मोस्टली इंडक्शन के लिए यूज़ हो रहे होते हैं और मेंटेनेंस हम अक्सर इन्हेलेशनल एनेस्थेटिक से मेंटेन करते हैं. लेकिन उसके बावजूद ये एजेंट्स भी बहुत सारी जगहों पर मेंटेनेंस के लिए भी यूज़ होते हैं. ठीक है. So, intravenous anesthetics are a group of fast acting compounds that are used to induce a state of either impaired awareness or complete sedation. और हम जनरल एनेस्थीसिया की जो स्टेजेस हैं वो सब डिस्कस कर चुके हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4 इन तमाम में. ठीक है. Okay, so the commonly used intravenous anesthetics are propofol, etomidate, ketamine एंड बारबिचुरेट्स जिसमें ख़ास तौर पर थायोपेंटैल जो है इसको एडमिनिस्टर बहुत ही कॉमनली किया जाता था. ओके. अच्छा, ये मैंने इन एजेंट्स की एक ब्रीफ सी समरी तुम लोगों के लिए यहाँ लिखी है. की पॉइंट्स हैं उनके याद रखने के लिए. ऑल्दो कि इन एजेंट्स को हम आगे इंडिविजुअली भी डिस्कस करेंगे डिटेल में. ठीक है. तो एट दिस स्टेज ये कुछ की पॉइंट्स हैं कि जो प्रोपोफोल है दैट इज़ द स्टैंडर्ड ड्रग फॉर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया. रिमेंबर, इटोमिडेट इज़ कॉमनली यूज्ड इन केसेस ऑफ हीमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी. जहाँ पर हीमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटीज़ हों, जिन पेशेंट्स में ब्लड से रिलेटेड इंस्टेबिलिटीज़ हों, वहाँ इटोमिडेट जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस होती है. Ketamine is used in case of emergency because of its strong dissociative, sympathomimetic as well as analgesic effects. ठीक है. और बारबिचुरेट्स की अगर हम बात करें ख़ास तौर पर थायोपेंटैल की, तो ये एजेंट्स इंट्राक्रेनियल प्रेशर को डिक्रीज़ करते हैं और इसीलिए ये हेल्पफुल होते हैं उन पेशेंट्स के लिए जहाँ पर कोई ऐसा ट्रॉमा है या उनका इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर ज़्यादा है तो उन केसेस में फिर हम इनको यूज़ करते हैं. जबकि ये देखो मैंने इसका कलर चेंज किया है यहाँ पर कि अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स और साइड इफ़ेक्ट्स की बात करो इंट्रावेनस एनेस्थेटिक्स की, वो टोटली डिपेंड कर रहे होते हैं कि आप कौन से सब्सटेंसेस यूज़ कर रहे हैं. लेकिन एक बात तो तय है कि ये सब के सब बहुत स्ट्रॉन्ग हिप्नोटिक इफ़ेक्ट रखते हैं, जब भी तो ये इस पर्पस के लिए यूज़ हो रहे होते हैं. ठीक है. ओके. In the last 2 decades, there has been increasing use of intravenous anesthetics in the anesthesia. कुछ अरसा पहले लास्ट 2 डिकेड्स में अगर हम देखें तो जो इंट्रावेनस एनेस्थेटिक्स हैं ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं एज ए एडजंक्ट भी इनहेल्ड एनेस्थीसिया के साथ, और कुछ ऐसी टेक्निक्स जहाँ पर इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स यूज़ नहीं होते और टोटल इंट्रावेनस एनेस्थीसिया यूज़ होता है, ये वहाँ पर यूज़ किए जा रहे हैं. ठीक है. अनलाइक द इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स, अगर आप इसके एडवांटेजेस या बेनिफिट्स की बात करें तो यू पीपल विल सी
कि जिस तरह आपको इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स में आपको याद होगा कि आपको स्पेशलाइज्ड वेपराइज्ड इक्विपमेंट चाहिए जिसके थ्रू यू विल एंटर द गैस, और या जो सीवोफ्लूरेन आइसोफ्लूरेन जो कि लिक्विड्स हैं जिनको हम वेपराइज्ड फॉर्म में देते हैं वो लगा के और फिर उस इक्विपमेंट के ज़रिए देना पड़ता है। यहाँ आपको कोई स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट और उसकी मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है डिलीवरी की। और फिर आपको याद होगा कि जो गैसेस वहाँ एक्सहेल हो रही होती हैं वही बाद में, तो उनका एक प्रॉपर डिस्पोजल भी इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए ही किया जाता है। इन केस ऑफ द इंट्रावेनस एनेस्थेटिक्स यू डोंट नीड एनी टाइप ऑफ द स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट, ठीक है। आपने सिंपली इंट्रावेनस रूट से देना है और आप डायरेक्टली उसको इंजेक्ट कर देंगे, तो आपको कोई स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं होगा, ठीक है। ओके, सो इंट्रावेनस ड्रग्स कुछ ऐसी हैं हमारे पास, जैसे थायोपेंटेल है, मिथोहेक्सिटेल है, इटोमिडेट, केटामीन, प्रोपोफोल। दे हैव द ऑनसेट ऑफ एनेस्थेटिक एक्शन मच फास्टर देन द मोस्ट रैपिड इनहेल्ड एनेस्थेटिक। जैसा कि वी डिस्कस दैट इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स में जो सबसे रैपिड एजेंट्स हैं वो डेसफ्लूरेन और सीवोफ्लूरेन है। और ये वाले जो इंट्रावेनस एनेस्थेटिक्स हैं जिनके नेम्स अभी मैंने ये जिक्र किए हैं, इनका ऑनसेट ऑफ एक्शन उनसे भी ज़्यादा है। डेट इज़ वाई दे आर यूज फॉर इंडक्शन ऑफ द जनरल एनेस्थीसिया, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ये बात आप लोगों से डिस्कस भी की है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप रिकवरी को देखो बच्चों, तो रिकवरी इज सफिशिएंटली रैपिड विद मोस्ट इंट्रावेनस ड्रग टू परमिट देयर यूज़ फॉर शॉर्ट एम्बुलेटरी सर्जिकल प्रोसीजर। डेफिनेटली एक बात तो ऑब्वियस होती है कि जो एजेंट जल्दी एनेस्थीसिया को इंड्यूस कराते हैं ना, उनका रिकवरी भी उतना ही रैपिड होता है, ठीक है। और इन केस ऑफ द प्रोपोफोल रिकवरी टाइम्स आर सिमिलर टू दो सीन विद सीवोफ्लूरेन एंड डेसफ्लूरेन। इनका रिकवरी टाइम उन्हीं जितना ही होता है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। एडजंक्टिव यूज ऑफ पोटेंट ओपियोइड्स, कुछ ओपियोइड्स भी एडजंक्ट के तौर पर जनरल एनेस्थेटिक्स के साथ और ख़ास तौर पर इंट्रावेनस में यूज़ किए जा रहे होते हैं, जैसा कि फेंटेनिल है, सुफेंटेनिल है या रेमीफेंटेनिल है। दे कंट्रीब्यूट टू इम्प्रूव्ड कार्डियोवेस्कुलर स्टेबिलिटी, एनहांस्ड सेडेशन, सेडेशन को इन्हांस करेंगे, पेरी ऑपरेटिव एनाल्जेसिया प्रोवाइड करेंगे। पेरी ऑपरेटिव यानी पेरी मीन्स अराउंड ना, तो ड्यूरिंग द ऑपरेशन वो एनाल्जेसिक एक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे। However, opioid compounds also enhance the ventilatory depressant effect of intravenous agent and increase the post-operative emesis। ये इनका ड्रॉबैक भी है opioids का, लेकिन इनके ये एडवांटेजेस भी हैं जिनकी वजह से हम इनको यूज़ करते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट इंट्रावेनस जनरल एनेस्थेटिक एजेंट्स वन बाय वन। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोपोफोल। प्रोपोफोल इंट्रावेनस सेडेटिव हिप्नोटिक है, यूज्ड फॉर इंडक्शन एज वेल एज मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया। वाइडली यूज्ड है ये ड्रग, और थायोपेंटेल को इसने तकरीबन रिप्लेस कर दिया है। और ये पुअरली वाटर सॉल्युबल है, इसीलिए इसको इमल्शन की फॉर्म में दिया जाता है सोयाबीन ऑयल और एग फॉस्फोलिपिड के साथ, और इसकी अपीयरेंस बिल्कुल मिल्क की तरह की होती है। डेट इज़ वाई अक्सर आप लोग बहुत सारी बुक्स में या बहुत सारी जगहों पे ये भी पढ़ेंगे कि प्रोपोफोल मिल्क, ठीक है, या मिल्क ऑफ प्रोपोफोल। तो वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसकी अपीयरेंस इस इमल्शन की वजह से मिल्की हो जाती है, इटसेल्फ ये वाटर सॉल्युबल नहीं है, ठीक है। अगर आप ऑनसेट की बात करो तो 30 to 40 सेकेंड्स है आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन। आप देख सकते हैं कि कितना रैपिड है। जैसे ही आपने पेशेंट को इंट्रावेनस इंजेक्शन दिया, इसका 30 से 40 सेकेंड्स के अंदर अंदर एनेस्थीसिया इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। जो स्टेजेस आपने पढ़ी है ना, एनाल्जेसिया, फिर एमनीसिया, और फिर जितने भी लॉस ऑफ सेंसरी एक्शंस हैं। ओके, नाउ लुक एट द एक्शंस ऑफ प्रोपोफोल। प्रोपोफोल डिप्रेस करता है सीएनएस को, but it is occasionally accompanied by the excitatory phenomena such as muscle twitching, spontaneous movement, yawning, hiccups. Transient pain at the injection site is very common. It also decreases the blood pressure, but don't depress the myocardium, ठीक है। एंड इट ऑल्सो रिड्यूस द इंट्राक्रेनियल प्रेशर। और उसका रीज़न क्या है? मोस्ट ऑफ द टाइम उसका रीज़न वेजोडाइलेशन क्योंकि कराता है, तो फिर इंट्राक्रेनियल प्रेशर को रिड्यूस करता है। एंड इट इज़ कॉमनली इन्फ्यूज्ड इन लोअर डोजेस टू प्रोवाइड द सेडेशन
एंड पोस्ट ऑपरेटिव नोज़िया एंड वॉमिटिंग इसके साथ बहुत कम एसोसिएटेड है, और क्योंकि इस एजेंट की अपनी जो है वो एंटी एमिटिक इफ़ेक्ट्स भी हैं। तो प्रोपोफोल की ये कुछ ख़ास बातें हैं जो मैंने काफ़ी इसको शॉर्ट करके लिखा है, क्योंकि स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि उनका वो सिलेबस और कंटेंट बहुत ज़्यादा ना हो, तो उसको मैंने ख़याल रखने की कोशिश की है। लेकिन जनरल एनेस्थेटिक्स का टॉपिक है ही ऐसा, बहुत डिटेल्ड है, तो ये आप लोगों को ये इतना तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि 30 to 40 सेकेंड इसकी एडमिनिस्ट्रेशन है, और सीएनएस को डिप्रेस करता है, लेकिन दूसरे इफ़ेक्ट्स कम हैं, मल्शन की फॉर्म में देते हैं, और ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज़ करता है, लेकिन हार्ट पे इफेक्ट नहीं है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर को रिड्यूस करता है, और एंटी एमिटिक इफेक्ट है, तो इसके साथ जो एसोसिएटेड नोज़िया वोमिटिंग होता है वो कम है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप प्रोपोफोल के बारे में बस जहन में रखिए, इसको याद रख लीजिए। जो नेक्स्ट एजेंट है हमारे पास वो है जनाब बारबिचुरेट्स, एंड बारबिचुरेट से आप बखूबी वाकिफ़ हैं। हमारा सीएनएस का चैप्टर जो है स्टार्ट ही हुआ था सेडेटिव हिप्नोटिक से, और हमने वहाँ बारबिचुरेट्स को डिस्कस किया था कि ये अल्ट्रा अच्छा, इसमें अब हम थोड़ा एनेस्थीसिया के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं कि एनेस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर बारबिचुरेट्स का क्या रोल है, कौन से यूज़ होते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है थायोपेंटेल, एंड यू नो दैट इट इज़ अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बारबिचुरेट। लिपिड सॉल्युबिलिटी इसकी बहुत हाई है, एनेस्थेटिक तो बहुत पोटेंट है, लेकिन इसकी एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज़ इतनी अच्छी नहीं है, और अक्सर इसीलिए हमको इसके साथ एडिशनल एनाल्जेसिक एजेंट मिलाना पड़ता है, और ये क्विकली एंटर होता है सीएनएस में, इवन मीथोहेक्सिटैल भी, और डिप्रेस कर देता है सीएनएस को लेस देन 1 मिनट के अंदर, इतना शॉर्ट एक्टिंग है ये, ठीक है। एंड डिफ्यूजन आउट ऑफ द ब्रेन ऑल्सो अकर्स बिकॉज ऑफ द रीडिस्ट्रीब्यूशन टू द अदर टिश्यूज़, एंड इसके इफ़ेक्ट जो हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर बहुत माइनर हैं, एंड दिस कैन कंट्रीब्यूट टू द सिवियर हाइपोटेंशन इन दोज पेशेंट जिनको शॉक है या हाइपोवॉल्यूमिया की कंडीशन है, वहाँ पर ये सिवियर ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ कर सकता है, हाइपोटेंशन कॉज करवा सकता है, ठीक है। और जितने भी बारबिचुरेट्स हैं दे कैन कॉज एपनिया, कफिंग, चेस्ट वॉल स्पाज्म, लेरिंजोस्पाज्म, ब्रोंकोस्पाज्म, ठीक है। तो एस्थमा के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए आपको डेफिनेटली बहुत एहतियात करनी होगी, और इसीलिए अब न्यू एजेंट्स आ गए हैं और वो बहुत सक्सेसफुली यूज़ हो रहे हैं, और आप देखें कि थायोपेंटेल तो बहुत सारी जगहों पर अवेलेबल भी नहीं है, इवन यूनाइटेड स्टेट्स में भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बेंजोडाइज़ेपीन्स, ये भी आप पढ़ चुके हैं, ये सेफ़र ड्रग्स होती हैं, और इसमें हम अक्सर इनको एनेस्थेटिक्स के साथ देते हैं सेडेशन पर्पस के लिए, और इसमें इंपॉर्टेंट ड्रग मिडाजोलैम को हम यूज़ करते हैं। इसके बाद फिर डायज़ेपैम और लोराज़ेपैम को अल्टरनेटिव के तौर पर रखते हैं एनेस्थेटिक्स के तौर पर, एनेस्थेटिक एजेंट्स में, ठीक है। मैं यहाँ प्योरली एनेस्थीसिया के बारे में बात कर रही हूँ, जनरल एनेस्थीसिया के बारे में, ठीक है। और आपको पता है कि ये सारे के सारे एजेंट्स गाबा के इनहिबिशन से काम करते हैं, और कार्डियोवैस्कुलर डिप्रेसेंट इफेक्ट्स इनके बहुत ही मिनिमम हैं। हाँ, अलबत्ता रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट इफेक्ट्स इनके ज़रूर होते हैं, ठीक है। अच्छा, बेंजोडाइज़ेपीन्स के हवाले से एक ख़ास बात आपको ये याद रखनी है कि ये एंटीरोग्रेड एमनीसिया इंड्यूस कर सकते हैं, जो कि टेम्परेरी होता है। यानी इसमें होता यह है कि पेशेंट जो है ना वो रिटेन करता है मेमोरी ऑफ पास्ट इवेंट्स को, बट न्यू इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट ट्रांसफर्ड इनटू द लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो यही वजह है कि जैसे इस ड्रग के इफेक्ट वॉर्न ऑफ होते हैं, तो आपने पेशेंट को जो न्यू ट्रीटमेंट किया होता है या जो कोई न्यू इन्फॉर्मेशन है वो आपने उसको रिपीट करनी होती है, क्योंकि एंटीरोग्रेड एमनीसिया में पास्ट की इन्फॉर्मेशन रिटेन है, लेकिन जो न्यू इन्फॉर्मेशन है वो उसको रिटेन नहीं हो पाती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट में हम कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को ख़त्म करें। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।